हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई बाय अमन। बेटा आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो ये है कि प्रूव दैट √2, √3, √5 इज इरेशनल। लेकिन उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने से पहले हम छोटे छोटे कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो बेटा वो क्या है, सबसे पहले क्या है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं, हमें पता है इंटीजर्स ये हैं। अगर मैं कहूं कि 2/-5, तो ये भी एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो ये क्या बन गया, मेरा एक रैशनल नंबर बन गया। हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये जो 0 है ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अब आगे इरेशनल नंबर हमें पता है वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ये कैसे नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाले, ना रिपीट होने वाले। ठीक है, या फिर प्राइम नंबर्स का रूट हो गया। ठीक है बेटा, और जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। परफेक्ट स्क्वायर किन किन का निकलता है? 1, 4 और 9, 16, 25। इन सारे नंबर्स को छोड़ के जो बीच वाले नंबर हैं वो हो गए 2, 3। ठीक है बेटा, इनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गए आपके इरेशनल नंबर। यहाँ तक बेसिक क्लियर है। नेक्स्ट हम बेसिक करते हैं इसका बेटा। अब करते हैं बेटा रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। देखो बेटा, अगर आपको टर्म दी हो एक रैशनल और इरेशनल प्लस, तो आंसर हमेशा ही क्या आएगा? इरेशनल। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर रैशनल और इरेशनल माइनस हो और आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई में हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल, लेकिन एक कंडीशन के साथ, क्या कि जो रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? देखो मान लो अगर ये नंबर 0 हुआ, 0 मल्टीप्लाई कोई भी इरेशनल नंबर, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो 0/1 फिर हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो ये कंडीशन क्या है? नॉन जीरो। तो अगर रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं बेटा, तब भी आंसर इरेशनल आएगा, सिर्फ एक कंडीशन के साथ कि नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ठीक है, अगर ये 0 हुआ तो देखो क्या होगा, 0 किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? अनडिफाइंड होगा। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, आंसर हमेशा ही हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर ही इरेशनल है और इन चारों में से कोई भी उनके बीच में रिलेशन है, तो आंसर या तो कभी भी रैशनल आ सकता है, कभी भी इरेशनल आ सकता है। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है आपके पास गिवन। फॉर एग्जांपल √3 मल्टीप्लाई √3, आपके पास क्या आया? रैशनल आ गया। ठीक है, दोनों इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर आया रैशनल। ये भी एक इरेशनल नंबर है। 3 + √2 हमने पढ़ा था बेटा, रैशनल और इरेशनल प्लस होके बनते हैं इरेशनल नंबर। ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। देखो बेटा 3 + √2, 5 - √2। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 15 - 3 √2 + 5 √2 -2। 15 - 2 आया 13, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी टर्म का, +2 √2। ये क्या आ गई बेटा? फिर से इरेशनल टर्म आ गई। वही बेटा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रैशनल और इरेशनल के बीच में रिलेशनशिप है तो आंसर इरेशनल आएगा। इरेशनल और इरेशनल के बीच में रिलेशनशिप है तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। आपकी कंडीशन पे डिपेंड होता है। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बेटा, कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार CBSE में जरूर पूछा जाता है। देखते हैं कॉन्सेप्ट 1 कौन सा है।
सबसे पहले बेटा आपका कॉन्सेप्ट 1 ये है कि हर एक रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना आपको क्लियर है। लेकिन ये p अपॉन क्यू क्या होने चाहिए, मैंने आपको बताया था कि ये होने चाहिए इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है बेटा। अब हम क्योंकि 10th में आ गए हैं और हमें एज अ थ्योरम इसे प्रूव करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि p अपॉन क्यू सिर्फ एक इंटीजर्स नहीं होते, ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका HCF या फिर मैं कह लूं कि जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा ही 1 आता है। देखो बेटा 8, 9 इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। इसमें जरूरी नहीं है कि बेटा ये दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं, ये दोनों कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा नंबर होना चाहिए पेयर का कि आपका HCF क्या आए, हमेशा ही 1 आए। ये देखो बेटा, ठीक है, 8 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1। 11 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1। तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो बेटा, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है 36/6, ठीक है। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है बेटा। हम कहेंगे कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इसे मैं कब तक रैशनल नंबर नहीं कहूंगी? जब, अब देखो क्या आया 6/1, अब मैं कहूंगी कि ये रैशनल नंबर है। क्यों बेटा? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरे पास? 1 आ गया। अब ये बन गए दोनों ही मेरे को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ तक बात में समझ आई? अब देखो बेटा, आपके पास आ जाए कुछ भी ले लो बेटा 25/5, फिर भी कटिंग करोगे, यहाँ लिखोगे, कब तक आप इसे रैशनल नंबर नहीं कह सकते? जब तक आपके ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स ना बन जाए। ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि आपको इतना ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है 1? देखो बेटा, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसमें हम थ्योरम का यूज करते हैं, क्या? लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब ये क्या है बेटा? धीरे धीरे समझते हैं कि p मान लो एक आपका प्राइम नंबर है, मान लिया p हमारा एक प्राइम नंबर है, हमने देख लिया, एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। वो a कैसा है? अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 4 का स्क्वायर मीनिंग 16 को, अगर मेरा p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्योरम कहती है कि मेरा p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा, ठीक है। और एक एग्जांपल लो, देखो मान लो 3 है, अगर ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 9 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है। और एक एग्जांपल लो, p एक प्राइम नंबर है, मान लो 5 है, अगर ये 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 25 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा p प्राइम नंबर a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मुझे ये बात 100% क्लियर हो गई है कि वो डेफिनेटली a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम समझ में आई बेटा? यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कॉन्सेप्ट 2 में, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 देखो बेटा, देखो 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। क्या मैं 35 को 5 इंटू 7 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ बेटा। क्या मैं इसे ऐसे बोल सकती हूँ कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 35 आया, या फिर मैं कहूँ कि 5 जो है मेरा वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स 35, ठीक है। 5 जो है 35 को डिवाइड करता है, ठीक है। मैं इसे कहूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, क्या मैं कह सकती हूँ कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 35 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा नंबर जो है मेरे 35 को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो 21 है, 3 इंटू 7, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 डिवाइड्स 21? बिल्कुल लिख सकती हूँ बेटा, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह आए p और यहाँ आए q, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 डिवाइड्स p, कि 3 मेरे p को भी डिवाइड कर रहा है।
यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब मान लो इसकी बजाय आपके पास आ जाए p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्या अब मैं स्क्वायर, तो क्या अब मैं कह सकती हूँ कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट सेकंड क्या था कि अगर p मेरा, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 डिवाइड्स p मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ये मेरा एक प्राइम नंबर है, तो अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड्स 100% p ऑल्सो। ठीक है बेटा, यही बात क्लियर है। अब देखो दूसरी तरह से इसे समझते हैं। मान लो बेटा आपको दिया गया है कि आपको करना है फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड्स किसे कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है, तो इसे मैं इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 2 कर रहा है डिवाइड q को, तो इसका मतलब 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, q आएगा। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, a ले लो, q इज इक्वल टू 2a, c ले लो, कुछ भी ले लो बेटा। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो बेटा प्रूफ करेंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें पता है कि जब रूट में कोई प्राइम नंबर होता है तो ऑब्वियसली 100% वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे होता है बेटा, सपोज करो आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है, आपको लगता है पहले कि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे आजमाते जाते हो तो आपको पता चलता है यार ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं। तो कैसे पता चला, धीरे धीरे पता चला कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है। वैसे ही बेटा जब इसे मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है तो धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कि जो आपको प्रूफ करना है उसके कॉन्ट्राडिक्ट, उसके ऑपोजिट सपोज कर लो कि वो हमारी चीज है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो हम मान लेते हैं लेट √3 बी या फिर √3 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, मान लेते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये हमारा एक रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, लेकिन क्या कंडीशन है, वेयर p एंड q जो है वो मेरे क्या होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। क्या कहा था मैंने, को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, जिनके बीच में p और q के बीच में कॉमन फैक्टर जो है क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ये आपको याद रखना है अभी के लिए। यहाँ क्लियर है बेटा। √3 इज इक्वल टू मान लेते हैं रैशनल नंबर है, तो रैशनल है तो मैं उसे p/q की फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, जहाँ पे p और q जो है को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आप क्या करोगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दोगे। ठीक है, तो क्या आया, √3 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, हमारे पास आया 3 इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। इधर लेके जाओगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखो बेटा इससे मुझे क्या पता चलता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, कॉन्सेप्ट 3 लगाओ, क्या आया था, इससे मुझे पता चलता है 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमने ये भी सीखा था कि जो 3 है वो p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने ये भी सीखा था, इससे इक्वेशन बनानी सीखी थी, क्या 3p को डिवाइड करता है तो मैं इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आएगा। कुछ भी मान लो बेटा, मान लेते हैं c है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको नंबर दे दो 1। ठीक है, अब मैं इस p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। देखो बेटा पुट करते हैं 3q स्क्वायर एज इट इज, p की बजाय क्या लिख देंगे बेटा, मान लेते हैं यहाँ लेट लिख लो बेटा, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे c लिखे, a लिखे, b लिखे, वॉटएवर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये माना है कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके हमारे पास p आएगा। तो ये वैल्यू पुट करो 3c स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बेटा। ठीक है,
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3 सी स्क्वायर, आपके पास आया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब दोबारा से इसे रीड करना शुरू करो। इसे रीड आउट कैसे करते हो कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आया, तो मतलब कि 3 जो है वो डिवाइड कर सकता है, किसे डिवाइड कर सकता है बेटा, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस मीन्स 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो बेटा, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। ठीक है, 2 और 3 से मुझे क्या पता चला, फ्रॉम 2 एंड 3 मुझे क्या पता चला कि P को भी 3 डिवाइड कर रहा है और Q को भी 3 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब ये क्या हो गया बेटा, हमने तो देखा था कि अगर ये को प्राइम इंटीजर है तो इनका कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 था, लेकिन अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था, दिस makes our assumption wrong, जो हमने सोचा था वो गलत है। therefore √3 is an irrational number, जो √3 है वो एक irrational number है। यहां तक क्लियर है बेटा। मान लो बेटा आपके पास √3 ना आके यहाँ पे क्या आ जाए, √2 आ जाए या √5 आ जाए। इसे देखो पहले, मान लो √2 आ गया तो हम क्या करेंगे, √2 इज एन रैशनल नंबर। फिर से अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां पे दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। फिर से वही स्टेप कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 2। ठीक है, अब देखो बेटा 2 आ गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। दिस मीन्स 2 में मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आया है, तो इसका मतलब 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जो 2 है अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बेटा, अब अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास P आएगा, तो मैं लिख सकती हूँ P इज इक्वल टू 2C। अब यही वैल्यू हम फिर से यहाँ पुट कर देंगे बेटा, दोनों तरफ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या आया बेटा 2 और यहाँ आ गया आपके पास 4/2, दैट मीन्स यहाँ आया फिर से 2। अब आया 2 में मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आया, इसका मतलब 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये क्यू को भी करेगा। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से मुझे पता चला कि इनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है और क्या है, 2 भी है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इज ए कॉमन फैक्टर। तो दैट मीन्स हमारी एजम्पशन गलत हो गई, 2 एक रैशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है। तो देखा बेटा आपने, सिर्फ उन 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप किसी भी नंबर को इरेशनल बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। देखो बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट 3 + 5√2 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो रूट में टर्म है उसको हमेशा मान के चलना है कि वो इरेशनल है, क्योंकि वो है भी है, वो प्राइम नंबर है तो रूट में है तो वो इरेशनल है। ठीक है, अब ये पहले देखते हैं कि क्या ये इरेशनल है, फिर प्रूव करेंगे। देखो बेटा 3 + 5√2 आपके पास है। ठीक है, 3 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 5 एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। 5√2 मल्टीप्लाई होके बने हैं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो इरेशनल बना। तो रैशनल प्लस इरेशनल, मेरे पास क्या आया बेटा, इरेशनल आया। यहाँ तक मुझे क्लियर है कि ये इरेशनल ही है, बस मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो हम सपोज करेंगे लेट 3 + 5√2 बी रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है, मुझे पता है मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और जहाँ पे मेरे P और Q आर को प्राइम इंटीजर्स होंगे, ये भी बात मुझे पता है रजन। ठीक है बेटा, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब मुझे इसी को सिर्फ अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इस पूरी टर्म को लिखा P/Q, ये यहाँ प्लस का है 3, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। 5√2 इज इक्वल टू P - 3Q/Q। यहाँ तक क्लियर है बेटा, हमें सिर्फ इस टर्म को, रूट वाली टर्म यहाँ पे √2 इज इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
राइट हैंड साइड जाके सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5q। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो ध्यान से बेटा, अभी यहाँ पे रुको, देखो बेटा मुझे पता है 5 और q मेरे क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब पता है इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा क्या मिलता है, रैशनल नंबर। इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा क्या देता है, रैशनल नंबर। इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर हमेशा ही क्या आता है, रैशनल नंबर। बट अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो वो इंटीजर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बोथ। आप इसे प्लस लिख सकते हो। कैसे बेटा, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बेटा आपके पास 9/3 है, ठीक है बेटा। तो ये एक इंटीजर है, बिल्कुल है, ये भी एक इंटीजर है, बिल्कुल है। तो 9/3 मैं इसे इंटीजर भी कह सकती हूँ बेटा, ठीक है। अब कटिंग करो, ठीक है, ये आ गया 3/1। अब देखो बेटा ये 3 है, ठीक है। तो मैं इसे, ये मेरा आंसर क्या आया, इंटीजर भी है। तो अगर मैं इसे 3/1 लिख दूं तो को प्राइम नंबर हो गए, HCF क्या आया 1, तो ये मेरा क्या बन गया, रैशनल भी बन गया। तो इससे मुझे पता चला अगर 9/3 है तो इसका आंसर जो आया वो मेरा इंटीजर भी होगा और रैशनल भी होगा, दोनों होंगे। लेकिन 3/9 आया तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। देखो 1/3 रैशनल है, ठीक है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं ये क्यों समझा रही हूँ बेटा, क्योंकि देखो ये मेरा क्या है, एक इंटीजर है, P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है। Q को अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ये क्या हो गया, एक इंटीजर। तो ये पूरा भी क्या बना, एक इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर आया। तो ये भी क्या हुआ, एक इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म थी, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मेरे पास क्या आया, ये मेरा पूरा रैशनल नंबर बन गया। ये लेकिन मुझे पता है बेटा ये तो मेरा इरैशनल नंबर है, ये तो हमें पता है कि ये इरैशनल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इरैशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल आ जाए? नहीं, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है। तो हमने गलत क्या किया है, हमने सपोज गलत किया है कि वो रैशनल नंबर है, तभी तो ये आपस में इक्वल नहीं आए। इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर आया। देयरफॉर हम कहेंगे कि हमारी assumption क्या है, रॉन्ग है। दिस मेक्स अवर assumption wrong। ठीक है, आप लिखोगे therefore 3 + 5√2 okay is an irrational number, that's it। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म है। ये नहीं कि आपके सारे क्वेश्चंस या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, यहाँ पे नहीं बेटा, अभी RD शर्मा, RS अग्रवाल, स्पोर्ट मटेरियल, सबके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर के भी अभी बाकी हैं आपके। लेकिन सबसे पहले हम NCERT कवर करेंगे, उसके बाद हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 1 मार्कर भी लेंगे। थैंक यू।